तो कह रहे थे क्या कि कल का क्लास जो सब पढ़ लिए थे उसी सब का अब आज हम लोग रीडिंग देंगे। आज खत्म हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास ये वाला नोट्स है ना, तो इसको निकालिए और इसी को रीडिंग दे करके ख़त्म कर देते हैं जी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने की कोशिश कीजिए आप लोग आज, है ना। सारा बात जितना हम पढ़ाए ना शुरू से लेकर अंत तक सब लिखा हुआ है इसके अंदर में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तुमको पढ़ाए थे, तो डाइजेशन का डेफिनेशन समझाए थे, पढ़ सकते हो अपने से। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है, केनाल में और साथ साथ एसोसिएट ग्लैंड में। डाइजेस्टिव केनाल या एलिमेंट्री केनाल में क्या क्या चीज़ आता है? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब तुम लोग को हम पढ़ाए थे, है ना। ये सब रीडिंग नहीं देंगे, अपने से रीडिंग दे सकते हो, है ना। जब स्मॉल इंटेस्टाइन तुम लोग को समझा रहे थे तो उसमें तुमको एक एक्स्ट्रा बात बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटते हैं, डेडेनम, जेजुनम और इलम। ये सब बात भी तुमको हम समझाए थे। इट इज ऑल्सो, है ना, सी शेप होता है, इट इज ए सी शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये सब बताए थे तुम लोग को। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था, सीकम, कोलोन और रेक्टम, एनस, इस सब में हम लोग इसको बांटे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स क्या होता है, ये सब पढ़ाए थे। जितना भी नोट्स में बात सब लिखा हुआ है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लेवल पे लिखा हुआ है, इसलिए सब लाइन आप लोग पढ़िएगा। जो एक्स्ट्रा था वो सब नोट्स में हम पीडीएफ बना के भी दे दिए हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, उसके बाद तुम लोग को जब ये सब समझ में आ गया था तब हम फोटो भी बना के दिखाए थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसा होता है, रेक्टम क्या होता है, एनस क्या होता है, कोलोन क्या होता है, ये सब तुम लोग को पढ़ाए थे। अब, है ना, उसके बाद, है ना, एक टॉपिक आया था डाइजेस्टिव ग्लैंड का, इस पे भी लंबा टाइम ले लिए हम लोग, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेलेब्री ग्लैंड, है ना, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून, सब पढ़ाए थे। सेलेब्री ग्लैंड अब यहीं से रीडिंग देते हैं हम, ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड, वी या ह्यूमन हैव 3 पेयर सेलेब्री ग्लैंड, है ना, सही है। और सेलेब्री ग्लैंड सिक्रीट सलीवा, इसका काम क्या होता है? सलीवा। सलीवा के अंदर में म्यूकस होता है ना, एंजाइम होते हैं। एंजाइम का नाम क्या है आपको? सेलेब्री एमाइलेज और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम का काम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात था कि सर 30% स्टार्च, है ना, विल डाइजेस्टेड एट सेलेब्री एमाइलेज की वजह से माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इस पे ही बहुत सारा क्वेश्चन का बन जाता है ऑप्शन कि कौन सा केमिकल है जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, पहला। दूसरा कि ओरल कैविटी में क्या डाइजेस्ट होता है ये भी याद रखिएगा। कितना परसेंट याद होता है वो भी याद रखिएगा। कौन करता है वो भी याद रखिएगा। ये नखरेबाज एंजाइम है, 6.8 pH पे काम करता है ये, मतलब हल्का एसिडिक pH पे ये काम करता है जी, ठीक है। सलीवा क्यों निकलता है सर हमारे बॉडी में, है ना? सलीवा लार वगैरह इसलिए निकलता है ताकि हम लोग उसको खाना को निगल ले, इसमें मदद करता है। ये भी 10th का लाइन ही है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाए थे जी। एनसीईआरटी बुक में एकदम ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम तुमको मदद कर रहे हैं कि टॉपिक बना बना के लिख दिए, फिर एनसीईआरटी को रीडिंग दीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फाउंड इन स्टोमक, है ना, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस, रेनिन, ये सब निकलता है। रेनिन इन्फेंट में निकलता है, ये बात कल हम तुम लोग को बोले थे। इन्फेंट करने का मतलब बच्चा में आपको ये निकलता है जी, ठीक है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे निकलता, क्या काम था? तो ये जमा देता था दूध को, है ना, ताकि जल्दी भूख ना लगे बच्चे को। स्टोमक का ये भी डिफिनेशन था कि वो HCl निकालता है ना, ये डिफेंस भी करता है। तुम कोई खराब चीज़ खा लोगे ना तो HCl उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और साथ ही साथ एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन नाम के एंजाइम को। ये HCl का ही काम है सर। HCl का मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद कीजिएगा। उसके बाद क्या था कि जब हम ये सब चीज़ समझ रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, तब उसके बाद आया था ये लीवर। याद आ रहा है ये सब आदमी को, है ना। तो और भी थोड़ा सा बात हम क्या कर रहे थे कि ये सब में जब पढ़ा रहे थे तो स्टोमक में म्यूकस होता है, जो म्यूकस स्टोमक के दीवार को प्रोटेक्ट करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और पेप्सिन बनाता है। ये पेप्सिन ऐसा है सर कि 10% प्रोटीन को, है ना, आपको पेप्टाइड और प्रोटियोज में तोड़ता है, 10 एमाइनो एसिड के टुकड़ों में तोड़ता है, जो कि अच्छा नहीं था सर। कल भी हम तुम लोग को बार बार बताए थे कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं तोड़ पाया, मतलब 90% प्रोटीन तो अनटचेबल था। थोड़ा बहुत प्रोटीन टूटा भी ना तो 10-10 टुकड़ों में, 8-8 टुकड़ों में, 9-9 टुकड़ों में टूटता है। उसका नाम है पेप्टाइड या, है ना, प्रोटीएज, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट में, है ना, RENNIN वाला स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग याद करना है आप लोगों को। तो रेनिन निकलता है इन्फेंट में, है ना, जिसका काम क्या होता है? दूध को दही में बदलने में मदद करता है जी, ठीक है। फिर लीवर तुम लोग को पढ़ाए थे। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है आवर बॉडी का। ये बाइल बनाता है सर। लीवर के अंदर में कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका का नाम क्या है? हेपेटिक सेल। अब वो हेपेटिक सेल क्या करता है ना,
बाइल बनाने में मदद करता है जी। ठीक है, बाइल इमल्सिफिकेशन में काम आता है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ बाइल का काम क्या होता है सर? ठीक है, बाइल आपको बाइल जो देखते हैं है ना, ये खाना जो एसिडिक खाना है ना उसको बेसिक खाना में चेंज करता है। ठीक है, पर एक भारी बात क्या है कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है जी। ठीक है, इसको भी हाईलाइटर चला लीजिएगा, ये पूरा लाइन बाय लाइन लड़का सब लट के जाना है ना जी। ये सब आगे भी मदद करेगा और अभी भी मदद कर रहा होगा जी। ठीक है, हम इस पे बाइल में जो भी एक्स्ट्रा बात था, डक्ट वगैरह सब था, ये सब बात तुम लोग को हम पढ़ाए थे नोट्स में, उसको एक बार वीडियो रिकॉल करके याद कीजिएगा, है ना। उसके बाद पेनक्रियाज पढ़े थे। पेनक्रियाज क्या है? इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह का केमिकल पाया जाता है जी। ठीक है, और इसमें एक्सोक्राइन का काम खाना पचाने से है, इंडोक्राइन का खाना पचाने से नहीं है। इंडोक्राइन वाला पार्ट है ना जी, जब हम तुमको केमिकल कोड सब पढ़ाएंगे ना, कोऑर्डिनेशन यानी इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर, उसमें आ जाएगा ये सब। ठीक है, पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या निकालता है? पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है ना, आपको कंटेन, पेनक्रियाटिक जूस में क्या देखते हैं पाया जाता है, कंटेन होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है जी? ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में है ना, आपको बताए थे, है ना, ये वाला पेज पलटिएगा, है ना, मेरे में उल्टा फुल्टा, आप लोग में तो अल्टरनेट होगा, है ना। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, है ना, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो कल से चर्चा चल रहा है, पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेज पाया जाता है सर। ये सब सुता हुआ एंजाइम सब बता, ऑल एबव एंजाइम आर इनएक्टिव, दीज आर एक्टिवेटेड बाय इंटेस्टाइनल। एक्चुअली ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है इंटेस्टाइनल एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन को किस में बदलता है? ट्रिप्सिन में बदलता है सर हमारा बॉडी, और दिस एंजाइम एक्टिवेट ऑल अदर एंजाइम। आपको पेनक्रियाटिक जूस के बाकी सारे एंजाइम को ये एक्टिवेट कर, नहीं कहते यहाँ पे एक हॉस्टल बॉय है, एक हॉस्टल बॉय को उठा दो तुम, बाकी वो सबको उठा देगा, वही बात हो रहा है। ट्रिप्सिनोजेन को जगा देंगे सर, ये जग जाएगा, ये सब अपने आप क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा जी। ठीक है, हम ये तुमको उस दिन कहे थे, यही लाइन कल बहुत बार बोले हैं कि सर एक्चुअली में पेनक्रियाज से निकलने वाला जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, पेनक्रियाटिक जूस जो है कंटेन एंजाइम, जो क्या रखता है? एंजाइम रखता है हु ब्रेक, है ना, ऑल फूड इनटू डाई फॉर्म। डाई फॉर्म मतलब दो के हिस्सों में तोड़ना, कल बोल रहे थे इसको बार बार, सुनिएगा। पेनक्रियाज से निकलने वाला सारा केमिकल, है ना, फूड को दो के फॉर्म में तोड़ देता है सर। दो के फॉर्म का मतलब समझ गए ही होंगे आप लोग, है ना। उसके बाद आ जाइए इंटेस्टाइनल जूस, है ना। इंटेस्टाइनल जूस क्या है? इसको हम लोग क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून भी बोलते हैं। ये इंटेस्टाइन के दीवार से निकलने वाला केमिकल है। क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून इज ऑल्सो सिक्रीट सर्टेन एंजाइम, दीज एंजाइम हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, डाइफॉर्म मॉलिक्यूल इनटू मोनोफॉर्म मॉलिक्यूल, है ना जी, डाइफॉर्म मॉलिक्यूल इनटू मोनोफॉर्म मॉलिक्यूल, दिस डाइजेशन कंप्लीट। यही खाना क्या होता है? पूरी तरह से पच जाता है जी। हम बोल रहे फिर से सुनो, क्रिप्टस ऑफ लाइबरकून बोलिए, स्पेलिंग नहीं याद होगा तो इंटेस्टाइनल जूस तो बोल ही सकते हो तुम लोग। ये भी एंजाइम निकालता है सर। इसका जो एंजाइम निकलता है ना, वो डाई फॉर्म, जो दो फॉर्म में जो टूटा हुआ था, ऊपर में जो दो फॉर्म देखे थे, उसको सिंगल फॉर्म में चेंज कर देता है। यही ना कल इतना बार बोल रहे थे जी। अब तुम्हारे मन में यही होगा कि सर ये कौन कौन सा एंजाइम निकालता है? तो ये एंजाइम निकालता है डाइसेक्राइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, है ना, न्यूक्लियोटाइडेज। तो इससे इसमें अंतर नहीं लग रहा है कुछ, नाम इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे खाली लाइपेज, कौन सा लाइपेज है? इंटेस्टाइनल लाइपेज, ऊपर था पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये सब एक्टिवेट होते हैं। ये सब कहाँ काम करता है? ड्यूडेनम में जी। ठीक है, तो अब इसके बाद पेज पलटिएगा। तो ये सब के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो तब तुम लोग को हम बता रहे थे क्या, है ना, तो तब तुम लोग को एंजाइम के बारे में समझाए थे कि एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम एक प्रकार का केमिकल है सर, बायो कैटलिस्ट है ना, जो है ना रिएक्शन को कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। एंजाइम के नाम के अंत में एज रहेगा। जो एंजाइम जिसके लिए बना ना उसी से काम चलाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे। अगर प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन चाहिए तो पेप्सिन ही चाहिए और कोई दूसरा नहीं चाहिए। मतलब एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर होता है जी, जो जिसके लिए बना होता है वो उसी पे काम करता है। जैसे ए एज बनाया सर किसको लिए, है ना जी, आपको ए को तोड़ने के लिए। उसी से यहाँ पे बी एज लिखा हुआ, बी एज, तो बी एज होगा बी को तोड़ने के लिए ना जी, लेकिन यहाँ ए लिखा होता है, ये कभी रिएक्शन नहीं करेगा जी। बात समझ में आया? आप कल जो क्लास चला था याद कीजिए, खाना कैसे पचता है। अभी दो टॉपिक जो पढ़ाए हैं तो तुमको बेसिक समझा दिए, ऑर्गन दिखा दिए, ग्लैंड दिखा दिए, ग्लैंड क्या क्या निकलता है वो दिखा दिया। अब तुमको समझना है वो कैसे काम करता है। तो हम बताए थे कल भी कि डाइजेशन का पहला लेवल क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में खाना को पीसा जाता है दांत के द्वारा, है ना, जीभ के द्वारा मिलाया जाता है और इतना तोड़ा जाता है सर कि निगलने में आसानी हो जाए। लेकिन सर तोड़ते वक्त, है ना जी, कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अबाउट 30%
स्टार्च, है ना जी, 30% क्या होता है ना, स्टार्च, है ना जी, आपको डाइजेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे तो माउथ में ही। कौन डाइजेस्ट कर देता है ना, तो एमाइलेज नाम का एंजाइम, याद आ रहा ना, ये सब पढ़ा हुआ सब आदमी का, रीडिंग मार के फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं हम लोग आज। माल्टोज बन गया डाइसेक्राइड। सर मेरा सेल तो नाराज है, मेरा सेल तो बोलता है एक बार में एक लाइए, हम यहाँ पे आप दो दो ला रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ गया सर। तो अब और तोड़ना बाकी है, इसका मतलब ये है ना। अब आइए सेकंड लेवल कौन होगा, स्टोमक, है ना। तुम लोग समझ गया कि बीच में जो ओसोफेगस है उसका बात नहीं किया जाएगा, ओसोफेगस में खाना नहीं पचता है सर। अब आएगा स्टोमक, है ना। स्टोमक क्या होता है ना, ये आपको सम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसकी मदद से डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन की मदद से डाइजेस्ट करता है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोग को पढ़ाए हैं जी, ठीक है। ये बात भी तुम लोग समझ गया था ना। नेक्स्ट उसके बाद आता है लेवल 3, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है जी, ठीक है। खाना का पचने का तीसरा लेवल कौन है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जगह होगा, तो ड्यूडेनम जगह होगा जी, ठीक है। ड्यूडेनम आपको दिखाई देगा जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब देखते हैं सर, ठीक है, तो उसमें से आता है आपको, है ना, ड्यूडेनम, है ना। तो ड्यूडेनम में सर जो खाना पहुंचता है, एसिडिक खाना पहुंचता है सर, उसको बेसिक बदलता कौन है, तो बाइल, याद आइए, है ना। बाइल और पेनक्रिएटिक जूस, ये सब पढ़ाए पिछला क्लास का वीडियो सब देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। बाइल और पेनक्रिएटिक जूस इस सब को क्या करता है सर, आपको खाना को, है ना, आपको कड़वा में चेंज करता है जी, ठीक है। उसके बाद इन ड्यूडेनम लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना। ड्यूडेनम में क्या होता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो है, मैक्रो माने बड़ा होता है जी। MACRO का मतलब क्या होगा, है ना, MACRO, है ना, इसका मतलब बड़ा साइज, है ना, बिग साइज, है ना। तो बिग साइज मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, है ना। दिख रहा है ना फोटोग्राफ, दिख रहा है ना जी। लेवल 3 पे है, ये सब नोट्स में खोलिए। हाँ क्या हुआ, हेलो, क्या हुआ जी। हाँ हाँ, लेवल 3 पेज नंबर 7 पे है यह। 8 भी होगा, 8 होगा, 8 नहीं है, 7 के बाद 8 नहीं है। हाँ तो नहीं है तो फिर हम क्या करें अब देख लो कहीं पे होगा ना हाँ जीरोक्स हम फोटो भेज देंगे खींच के, है ना। तो देख लो पहले, यहाँ लेवल 3 पे है हम लोग, है ना। एसिडिक फूड चेंज इनटू द बेसिक फूड, एसिडिक फूड किसमें बदलता है, बेसिक फूड में चेंज करता है जी, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ बाइल, है ना, और पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल की मदद से एसिडिक फूड किसमें बदलता है, बेसिक फूड में चेंज होता है जी, ठीक है। ड्यूडेनम वह जगह है सर जहाँ पे बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। बाय 2 स्टेप में, 2 स्टेप में टूटता है, ये बात ध्यान रखना। हम बोले थे ना कि पेनक्रिएटिक जूस जो क्या करता है, पहले उसको डाई में तोड़ता है, अब फिर क्या होता है, सकस इंटेरिकस उसको किस में तोड़ता है, मोनो में तोड़ता है जी, ठीक है। तो इसी पेज को पलटिएगा, तो पेज नंबर 8 मेरे में तो पीछे है, तुम लोग में वही उसके बाद होगा जी, ठीक है। ये है पेज नंबर 8, है ना। और ये लास्ट पेज है जी, डाइजेशन सिस्टम का लास्ट पेज है जी, क्या, है ना। उसके बाद होगा एनसीईआरटी का नोट्स लिखा होगा, एनसीईआरटी का नोट्स, एनसीईआरटी पढ़ाते तो समझ में आ जाएगा। पेनक्रिएटिक जूस चेंज लार्ज मॉलिक्यूल इनटू डाई फॉर्म, देखो हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को, और यही बात हम कल तुम लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं कि पेनक्रियास से निकलने वाला, है ना, जूस जो है ना, उसको 2 के फॉर्म में तोड़ देता है सर। जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए आया ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सिन, ये तीनों मिलकर के डाई फॉर्म में तोड़ता है। 2 एमाइनो एसिड एक साथ रहता है ना जी, 2 एमाइनो एसिड एक साथ रहेगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाई पेप्टाइड के नाम से बुलाते हैं जी। और 70% स्टार्च जो बच के आ गया था वहां से माउथ से, तो उसको भी सर माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज को ही डाइसैकेराइड भी बोलते हैं जी, ठीक है। सर अभी मेरा सेल नाराज है, सेल तो बोल रहा था कि भाई बहुत जल्दी 2-2 पीस में तोड़ो। लिपिड को तोड़ता है लाइपेज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में सर, है ना। ये भी देखो कल हम अच्छा डंटी मार दिए यहाँ पे, अच्छा से कल हम समझा दिए थे, है ना जी। असल में कल बोले थे ना, लिपिड को जब जूम करके देखोगे तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होता था, याद आ रहा ना। उसी को हम उतना नहीं लिखे, यहाँ पे नोट्स में 10th लेवल के हिसाब से लिखा हुआ है, और आप लोग ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। लिपिड को
पेनक्रिएटिक लाइपेज सब कौन कर रहा है? पेनक्रिएटिक लाइपेज। अब वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल दिया, मतलब 2 मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया। न्यूक्लिक एसिड समझ में आ रहा है? डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं सर। ये बना होता है शुगर बेस फास्फोरस का, तो फास्फोरस को अलग कर देता है न्यूक्लिएज। मतलब सर 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। इट शुड बी ब्रोकन डाउन और मोर सिंपलर फॉर्म, इसको और छोटे छोटे फॉर्म में चेंज करना है। बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन इज ट्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल जूस। इस सब को फिर से किससे तोड़ते हैं? इंटेस्टाइनल जूस से तोड़ते हैं। एंजाइम हु चेंज ऑल डाइफॉर्म इनटू द मोनोफॉर्म, है ना जी। ये सब का सब है ना, डाइफॉर्म जो है ना आपको, है ना, इसको मोनोफॉर्म में चेंज करना रहेगा। इस डाइफॉर्म को मोनोफॉर्म में कौन चेंज करेगा? तो डाइफॉर्म को मोनोफॉर्म में चेंज करेगा डाइपेप्टाइड को चेंज। देखो डाइपेप्टाइड जो है ना जी, आई तुम संतुष्ट ना है भाई, क्या कि तुमको चाहिए एक सेल, लेकिन यहाँ 2 है। तो वही इंटेस्टाइन का जूस, देखिए द इन प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन, ऊपर का जो रिएक्शन का इन प्रोडक्ट है, इज ट्रीटेड विद इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन का जूस इस सब पे काम करेगा और इस सब को डाइफॉर्म को चेंज करेगा किसमें? मोनोफॉर्म में। जो कल भी चला था, दिस देख रहे हो सब लड़का कैसे टूट रहा है ये सब, ठीक है। टूट के इतना छोटा हो गया सर, इतना छोटा हो गया है कि ब्लड के जरिए जा करके, है ना, आपको कहाँ चला जाएगा? है ना, बॉडी में चला जाएगा जी। किस में चला जाएगा? बॉडी में, मतलब सेल में चला जाएगा। नाउ ऑल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय द इलम, ये सारा का सारा सामान कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? इलम। बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के रास्ते एब्जॉर्ब होता है। इलम हैव सरफेस एरिया इसका बहुत बड़ा होता है जी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ भिल्लाई या माइक्रोभिल्लाई, इलम के अंदर में भिल्लाई और माइक्रोभिल्लाई, इसको हम समझा देंगे, पहले रीडिंग मार के खत्म में कर दो आज इसको। ये इलम के अंदर में भिल्लाई और माइक्रोभिल्लाई होता है ना जी, जो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई खास काम नहीं है सर, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको फैकल मैटर बनता है, जो खाना नहीं पच पाता ना हम लोग को, वो सब खाना क्या होता है सर? फैकल मैटर में बदल जाता है जी, ठीक है। फैकल मैटर समझते हैं ना, जिसको हम हिंदी में मल बोलते हैं ना, तो वो एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत पानी ऑब्जर्व होता है, थोड़ा बहुत दवा जब खाते हैं ना हम लोग, तो दवा सब कहाँ ऑब्जर्व हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का असली काम ये है कि जो खाना तुमको नहीं पच पाया, उस खाना को फैकल मैटर में बदल देता है और उसको बाहर कर देता है रेक्टम के रास्ते से, ठीक है। एक बात है कि अगर आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, तो ये सब काम ब्रेन करवाता है। तुम एक बात ध्यान रखना, अगला जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना ब्रेन के बारे में, तो हम तुमको ये बात समझाएंगे कि 99.9% एक्टिविटी इज डन बाय ब्रेन, है ना। ये कौन करता है? तो ब्रेन करता है जी। इसका मतलब भूख प्यास लगने का भी एहसास कौन कराता है? ब्रेन। खाना स्टोमक में कितना देर रहेगा, इंटेस्टाइन में कितना रहेगा, सब ब्रेने करता है सर, सही है। तो उतना नहीं जानिए, बस एक लाइन जानिए कि भूख लगना और प्यास लगना, इस सब का एहसास ब्रेन का एक हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करवाता है। यहाँ पे स्पेलिंग समझ में आ रहा है? हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है जी? ब्रेन का एक पार्ट है, जो अगला चैप्टर में तुम लोग पढ़ेगा कि कैसे हमारा हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। हो गया टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है रेस्पायरेशन, है ना जी। किसी को याद आ रहा है जी? अगला चैप्टर, अगला टॉपिक रेस्पायरेशन। एक जो नोट्स दिए होंगे ना हम तुम लोग को, ऐसा वाला, ये एनसीईआरटी बुक का थ्योरी है। एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। एक लॉन्ग ट्यूब है, माउथ से एनस, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक का लाइन सब है ना। अब वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्पेशलाइज, कोई जगह पे स्टोमक बनता है, कोई जगह पे इंटेस्टाइन बनता है, वो सब बात कर रहा है। द प्रोसेस बाय विच लार्ज फूड पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में बदलते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, है ना जी। इस घटना को ही ना डाइजेशन कहते हैं। और केनाल हम लोग का सॉफ्ट होता है, मतलब आंत जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। इंटेस्टाइन सबका जो देखे ना मुलायम मुलायम होता है। कोई जानवर का इंटेस्टाइन सब देखिएगा एकदम मुलायम मुलायम होता है। तो बात भी सही है। सलीवा कहाँ से निकलता है? सिलेवरी ग्लैंड से। डाइजेशन इज डन बाय एंजाइम, ये बात भी तुम जानता है। खाना तभी पचेगा जब तुम्हारे अंदर में एंजाइम होगा, ये भी तुम लोग को पढ़ा है अभी। सिलेवरी एमाइलेज होता है हमारे माउथ में, जो खाना को किस में तोड़ देता है? माल्टेज में तोड़ देता है। लेकिन यहाँ परसेंट का बात नहीं किया, लेकिन हमने तुमको परसेंट का बात बताया, है ना। ये बात बताया, ये बात तुम लोग को नहीं पढ़ाए हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, जो तुम खाना खाता है ना, तो खाना अपने आप जा करके कहाँ चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। तुम निकला, निकलने के बाद स्टोमक में खाना पहुंचा, स्टोमक से फिर खाना आगे गया। जैसे तुम कभी बड़ा बड़ा कपड़ा ले लो ना, जैसे ओढ़नी हुआ या साड़ी वगैरह लोगे ना, साड़ी को तुम कभी हवा में ऐसे ऐसे करके नहीं कभी किए होगे, तो वो एक वेव बनता है, वेव ऐसे करके वेव बनता हुआ देखे हो कभी? कोई बड़ा बड़ा कपड़ा को तुम, है ना, हवा में फैलाओगे ना, तो ऐसे वेव बनेगा। वैसे ही तुम्हारे, है ना, इंटेस्टाइन में भी वेव बनता है। वो वेव क्या करता है ना, खाना को नीचे की ओर ढकेलता है। जब खाना सर नीचे की ओर जाता है, बाय मेकिंग वेव इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में किया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, समझ रहे हैं आप लोग? एक मांस का बना हुआ एक लेयर होता है हमारे स्टोमक में या इंटेस्टाइन में या
लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, एक रिदमिक कंट्रोल के जरिए है ना धक्का दे दे के खाना को आगे की ओर पहुंचाते हैं। जस्ट लाइक कभी आप तालाब में कोई, हाँ 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 हाँ, पेरिस्टाल्टिक वेग ओसोफेगस से लेके एनस तक होता है। एनस माने करने का अंत तक, मतलब हम लोग में जो फेकल मैटर भी निकलता है ना, इसी वजह से निकलता है। ये वेव ब्रेन करवाता है, देखना समझ में आया? वेव, वेव समझ में आ रहा है ना सब आदमी को? वेव, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, है ना। तो देखो, जैसे हम लोग ये हो गया ओसोफेगस, ये हो गया स्टोमक, है ना, और ये हो गया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अब तुम हम लोग से मजाक करेगा या हम लोग को कहेगा चिढ़ाने के लिए, कह देता है, कह देगा कि सर हम खाना खाएं और खड़ा हो गए, खड़ा मतलब क्या, जमीन से वर्टिकल हो गए, तो तुम कहोगे सर खाना आराम से नीचे चला जाएगा, यही ना कहोगे? तुम कहोगे सर आपका बात माने, तो अगर हम खाना खाने के बाद खड़ा हो गए या बैठे रहे तो खाना नीचे पहुंच जाएगा अपने आप। लेकिन यही लड़का कोई मजाक करेगा, कहेगा कि सर खाना खा के हम सूत गए, ठीक है, सो गए, तो उसके मन में यही डर लगा रहेगा कि उसका खाना सोफेगसे में फंसा रह जाएगा, सोया रहेगा बॉडी, तो सर अंदर ही फंसा रह जाएगा, है ना। तो हम उसको जवाब दे रहे कि ऐसा नहीं होता है जी, उसका खाना कहीं भी रहे वो धक्का दिया जाता है। पेरिस्टालसिस वेव, एलिमेंट्री कैनाल का पाइप है ना, अपने आप सिकुड़ता फैलता रहता है, एक वेव बनाता है, और इसी वेव की वजह से खाना है ना नीचे की ओर धकेलते चला जाता है। और कहाँ चला जाता है? स्टोमक में। जैसे मान लो यहाँ से स्टोमक स्टार्ट होने वाला है, तो स्टोमक में पहुंच गया, है ना, और स्टोमक में भी धक्का देता रहता है, ये सब भी लहरता रहता है जी। और ये भी क्या करता है, धक्का दे करके आगे की ओर खाना को पहुंचाते हैं। ऐसे करते करते एनस के बाद जब यहाँ पे खाना गंदगी आता है ना, उस गंदगी को भी सर यहाँ से बाहर कर देता है पेरिस्टालसिस वेव। तुम लोग को पूछा जाएगा हाउ फूड मूवमेंट अकर्स इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, तो तुम्हारा एक लाइन का जवाब होगा पेरिस्टाल्टिक वेव, है ना, बाय मेकिंग पेरिस्टाल्टिक वेव। कुछ समझा? ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पेरिस्टाल्टिक वेव एक ऐसा मूवमेंट होता है जिससे फूड पार्टिकल को नीचे की ओर ले जाया जाता है। खाना जब स्टोमक में पहुंचता है सर, तो वहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड सब उसमें कुछ ना कुछ मिलाता है, उसमें जैसे एचसीएल मिलाया, पेप्सिन मिलाया, म्यूकस मिलाया। एचसीएल बहुत जरूरी है सर पेप्सिन को काम करने के लिए, और म्यूकस बहुत जरूरी है स्टोमक के दीवार को बचाने के लिए। किससे? तो एचसीएल से बचाने के लिए, है ना। और आपको नहीं कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का, है ना, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना जी, तो क्या होगा? तो भाई काम करने में दिक्कत होगा ना जी, ज़्यादा म्यूकस भी नहीं होना चाहिए, वही बात कर रहा है। और उसके बाद कर रहा है कि लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात तुम लोग को पढ़ाए थे, याद आ रहा है जी सब आदमी को? लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। शाकाहारी जानवर का डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू द ओमनीवोरस, है ना, और उसके तुलना में कार्निवोरस की तुलना में। ये बात भी तुमको पढ़ाए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखते हैं? डाइजेशन क्या देखते हैं हम लोग? कंप्लीट हो जाता है ना। लीवर, पेनक्रियाज, सिक्रीट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। अभी पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना पच जाता है ना जी, डिडोनम में देखा था सारा खाना पच गया। लीवर, पेनक्रियाज मदद करता है इसमें। लीवर से क्या निकलता है? बाइल, है ना, जो चर्बी को गलाने में मदद करता है। बाइल का काम होता है फैट को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। याद आ रहा है सब आदमी को? सब पढ़ाए हुए हैं जी, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल साल्ट का काम यही होता है। पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन, जो खाना को पचाता है। पेनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम का नाम क्या था? लाइपेज, जो लिपिड को तोड़ता है। और इंटेस्टाइन से निकलने वाला एंजाइम वो सब क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। हो गया जी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी खत्म हो गया, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा जाए, है ना, या, है ना, मेरे तरीके से, दोनों तरीके से खत्म हो गया है। अब हमको बस एक दो ही पॉइंट बोलना है, थोड़ा देर में बोलते हैं उसको भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सब आदमी को क्या क्या हुआ? नोट सब पढ़ा दिए। अब हम लोग का ये टॉपिक चलेगा, टॉपिक आज नहीं चलेगा, है ना। ये टॉपिक देख रहे हो, रिस्पायरेशन, यहाँ वर्ड, ये टॉपिक कल से चलेगा या चलेगा आगे से, ठीक है। मतलब इसको समझिए। अभी एक टर्म तुम लोग पढ़ा था हमसे, ठीक है, एक टर्म सुना था, एक दिखाते फोटोग्राफ में ही कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, भिलाई होता है और माइक्रो भिलाई होता है ना। देखा था ये वर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, इलम के पास, इलम किसका हिस्सा है जी? है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। और इस जगह पे, है ना, भिलाई और माइक्रो भिलाई होता है सर। भिलाई माइक्रो भिलाई का क्या काम है सर? सरफेस एरिया को बढ़ाना। ये नहीं समझ पा रहे सर, ये क्या है सरफेस एरिया? मैक्सिमम सरफेस एरिया कर देता है भिलाई माइक्रो भिलाई, और खाना मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है जी, ठीक है। समझ जाएगा तुम लोग, ठीक है। इस लाइन को समझाएंगे और टॉपिक द एंड हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हल्का फल्का होगा तो एक्स्ट्रा होगा, बता दिया जाएगा, है ना। कुपोषण बता देंगे, है ना, लेकिन वो सब एक्स्ट्रा है, वो सब का 10th से कोई लेना देना नहीं है, है ना।
ये समझ में आ जाएगा ना, तो अब उसके बाद हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी क्या सब बोल रहे हैं? तो पॉइंट समझा दिए, रुक जाओ। पढ़ा है तुम रे? क्या अरसलान है कि चला गया? अरसलान है, चल गया। ओ ठीक है। अच्छा तुम दोनों में है ना, इसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अगर कोई क्यूब का जैसे मानिए एक स्क्वायर है ये और दूसरा स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोग? कुछ जो बोलना था समझिएगा, है ना। इस हाँ, ये क्यूब है एक प्रकार का। क्यूब करना तो सबका साइड एक ही है ना। चलो जी, तो इसका बताओ तो, है ना, वॉल्यूम क्या होगा? बताओ रे मैथ का। हाँ सही है। और सरफेस एरिया? सरफेस एरिया? सरफेस एरिया क्या क्या होगा? हाँ हाँ सही है, ठीक है। हाँ सही है, ठीक, हाँ समझ गए समझ गए। हाँ रे समझ गए, लिखे तो वही। हेलो, लिखे ना? दिख रहा है? हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात बोलना चाह रहे तुम लोग को, है ना, कि कोई सेल का एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी, कोई सेल है उसका एक्टिविटी, है ना, डायरेक्टली